हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है भावनाएं। दीदी, कितना छोटा घर है तुम्हारा। डिब्बे जैसे छोटे छोटे कमरे, छोटा सा किचन जिसमें एक साथ मुश्किल से बस दो ही इंसान खड़े हो सकते हैं। बाथरूम तो इतना छोटा कि कोई लंबा चौड़ा आदमी फैल के नहा भी नहीं सकता। सीढ़ियाँ इतनी खड़ी कि चढ़ने में सांस फूलने लगती है। और बाहर देखो तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं। अरे हाँ बहना, हमें तो अब इस छोटे से घर में ही सुकून आता है। तुझे बहुत शौक है ना, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर। तेरा सरद तुझे अपने शीश महल की राजकुमारी बनाकर रखेगा और मेरी बहना राज करेगी। पूजा कुछ दिनों के लिए अपनी दीदी संजना के यहाँ दिल्ली आई थी। मिडिल क्लास फैमिली से होने पर भी माता पिता ने बेटियों को ज़रूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया था। पर दोनों बहनें एकदम अलग नेचर की थी। जहां संजना को सादगी से जीना पसंद था, वहीं दूसरी ओर पूजा नंबर 1 की फैशनेबल लड़की थी। पूजा के सपने भी हाई क्लास के थे। शादी के समय संजना को नौकरी छोड़नी पड़ी। शादी के बाद पति के पास दिल्ली आकर संजना ने घर पर ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर पूजा ने ग्रेजुएशन के बाद ब्यूटिशियन बनने के लिए ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग करने के बाद खुद का सलून खोल लिया। शरद और पूजा कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे। शरद पूजा की सुंदरता का कायल था। वो पूजा को हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट जैसे कि मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े आदि दिया करता था। पूजा भी शरद के स्टेटस की दीवानी थी। उसे शरद के साथ घूमना फिरना, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना बहुत भाता था। पूजा के घर में दोनों के रिश्ते से किसी को आपत्ति नहीं थी। पर पूजा के पिताजी को कहीं न कहीं थोड़ा संशय था कि करोड़पति परिवार की बहू बनकर उनकी बेटी खुश रह पाएगी या नहीं। पूजा को देखने के लिए शरद के भाई भाभी आए और रिश्ता पक्का हो गया। कुछ दिनों बाद शरद के भतीजे अमित का बर्थडे था। शरद ने पूजा को फ़ोन करके कहा कि माँ ने तुम्हें अमित के बर्थडे में बुलाया है। पूजा बेताब थी अपने होने वाले ससुराल को देखने के लिए, क्योंकि होने वाला ससुराल बाहर से किसी शीश महल से कम नहीं लगता था। पूजा शरद के साथ अमित की बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाती है। शरद का घर जितना खूबसूरत बाहर से दिखाई देता था, अंदर से उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। शरद ने पूजा को अपनी माँ के साथ बिठाया और खुद बर्थडे की तैयारी करने हाल में चला गया। शरद की माँ ने सबसे पहले पूजा से कहा, देखो पूजा, हमारे शरद के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। बहुत अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। वो तो उसका दिल तुम पर आ गया है, तो उसकी खुशी के लिए इस शादी से हमें कोई एतराज़ नहीं। तुम जब दहेज के लिए गाड़ी खरीदने जाओ तो शरद की पसंद नापसंद पूछ लेना। गाड़ियों का बहुत शौक है उसे। पर आंटी जी, गाड़ी के लिए मैं अपने पापा से। पूजा बस इतना ही बोल पाई थी। गाड़ी तो तुम भी खरीद सकती हो, इतने पैसे तो तुमने भी तो कमा ही लिए होंगे। सुना है तुम्हारा पार्लर बहुत अच्छा चलता है यहाँ कानपुर में। घर पर गाड़ियाँ तो बहुत हैं, पर अपने रिश्तेदारों के सामने भी तो इज्जत रखनी है ना। कहीं ये ना कहने लगें कि फ्री फंड में अपना लड़का दे दिया। वैसे भी इस कमाई के पैसों की एक निशानी रह जाएगी तुम्हारे पास। फिर तो तुम्हें ये काम छोड़ना ही होगा। पूजा को एक झटका और लगा। काम छोड़ना पड़ेगा, पर क्यों? मेरा काम तो अपना खुद का है। कहीं भी कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं पूजा, दरअसल बात यह है कि दूसरों के बाल काटना, मेकअप करना, इस तरह का पैसा हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। तुम्हारे इस पैसे के बारे में अगर यहाँ किसी को पता चला तो सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। तभी शरद की भाभी ट्रे में जूस के गिलास लेकर अंदर आती हैं। उनके पीछे दौड़ता हुआ 6 साल का अमित मम्मा मम्मा बोलकर माँ का हाथ खींचने लगता है। बच्चे के अचानक हाथ को पीछे खींचने से पूरी ट्रे नीचे गिर जाती है और कांच के गिलास टूटकर बिखर जाते हैं। शरद की माँ अपनी बड़ी बहू को घूरते हुए कहती हैं, ये कांच के गिलास हमने दुबई से मंगवाए थे। इनकी कीमत का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तभी अमित बोल पड़ता है, मम्मा इनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगी। दादी आप ही तो कहते हो ना, मम्मा छोटे घर से आई हैं, इसलिए उन्हें महंगी चीज़ों की कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं है। पूजा शरद की भाभी को देख रही थी, जो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हुए
आंसुओं से डबडबाई आंखों को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। सासू माँ की बातों को अनसुना करते हुए भाभी फटाफट कांच के टुकड़ों को फर्श से उठाने लगीं। पूजा असमंजस में थी। बड़े घर में रहने वाले लोगों की छोटी सोच बार बार उसके सामने झलक रही थी। तभी शरद की माँ बोली, हाँ पूजा, आगे भी शादी में होने वाली रस्मों रिवाजों के बारे में मैं बताती रहूँगी। शरद से शादी करनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। आंटी जी, क्या इस बारे में मैं शरद से बात कर सकती हूँ? शरद से क्या बात करनी, वो तो अभी बच्चा है, उसे कहाँ अपने भले बुरे की खबर है। पूजा को वहाँ घुटन महसूस होने लगती है। वो पार्टी में शामिल होने के बजाय अपने घर रवाना हो जाती है। रात भर पूजा कसम में रहती है, उसे नींद नहीं आती। अगले दिन वो शरद को मिलने बुलाती है। ये क्या शरद, गाड़ी चाहिए और शादी के बाद मुझे अपना काम भी छोड़ना होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई पूजा? 8-10 लाख की एक गाड़ी के लिए ही तो कह रही हैं। और तुम कोई अनोखी लड़की नहीं हो जो अपना काम छोड़ोगी। भाभी ने भी शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ी थी। हाँ, तुम्हारी भाभी की हालत भी मैंने देख ली है कुछ ही समय में। पूजा, तुम्हारा पारा भी चढ़ा हुआ है। तुम ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना और फिर जवाब देना। ठंडे दिमाग से क्या सोचना? दहेज लेना और देना कोई अच्छी बात है क्या? देखो पूजा, मम्मी कह रही हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होंगी। पूजा को एहसास हो गया कि वो महल बस एक चार दीवारी है और शरद इस चार दीवारी का मिट्टी का शहजादा। सोचना क्या है शरद, सही ही कहा तुम्हारी माँ ने कि तुम अभी बच्चे हो, क्योंकि ना तुम्हारे पास खुद का दिमाग है और ना ही सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत। नहीं करनी मुझे ये शादी। और हाँ, तुम्हारे दिए हुए सभी गिफ्ट वापस कर भिजवा दूंगी, क्योंकि हम छोटे घर के लोग महंगे सामान की कद्र नहीं करते। हम सिर्फ भावनाओं की कद्र करना जानते हैं, जिनका तुम्हारे घर में कोई मोल नहीं। अपनी भड़ास निकाल कर पूजा घर आ गई। अब पूजा काफ़ी गुमसुम सी हो गई थी। उसे शरद को खोने का दुख भी था, पर समय रहते शरद और उसके परिवार की मानसिकता पता चलने से वो एक पिंजरे में कैद होने से बच गई थी। अब वो अपने आप को अधिक बिजी रखने लगी थी। संजना ने पूजा को फ़ोन किया और अपनी बहन का मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने यहाँ बुला लिया। पूजा कुछ दिन के लिए दीदी के यहाँ आ गई। जो कमरे पूजा को छोटे छोटे डिब्बे लगते थे, उसे वो आज आलीशान लग रहे थे, क्योंकि वहाँ खाने पीने, उठने बैठने, पहनने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी थी। दीदी, जीजा जी, प्यारे प्यारे दो बच्चे उन्हें देखकर यही सोच रही थी, इस घर में कितना प्यार और सम्मान है। सोफे में बैठी पूजा आज वो देख पा रही थी जो वो पिछले 8 सालों में कभी नहीं देख पाई। दीदी जीजा जी सुबह दोनों साथ उठते, साथ साथ घर के काम निपटाते, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते, फिर जीजा जी ऑफिस जाते और दीदी अपनी कोचिंग पढ़ाती। उसे याद आ रहा था, जब दीदी की शादी हुई थी तो पापा ने दीदी के नाम पर रखे एफडी के कागज़ जीजा जी को सौंपने चाहे थे। जीजा जी ने पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा, ये मैं नहीं ले सकता। ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने दीदी को ही वो कागज़ सौंप दिए और कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तब जीजा जी के पास अपना मकान भी नहीं था, वो किराए के मकान में रहते थे। दीदी जीजा जी दोनों ने अपनी मेहनत और प्यार के बल पर इस घर को बनाया। आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जमीन, मकान, गाड़ी सब जोड़ लिया था। घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। दीदी जीजा जी दोनों छुट्टी के दिन साथ में घर का सामान खरीद कर लाते और जब भी समय मिलता शाम को पार्क में एक साथ घूमने निकल जाते। हाँ जीजा जी अक्सर दीदी का जन्मदिन और शादी की सालगिरह भूल जाते और साथ ही गिफ्ट्स देना भी। दीदी जीजाजी से गिफ्ट्स के लिए लड़ती रहती, पर ये लड़ाई भी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के लिए समर्पित थी। कोई भेद एक दूसरे से छिपा नहीं था। इस घर में महंगे सामान की नहीं, बल्कि भावनाओं की कदर थी। दोनों मिलकर घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते। शायद तभी इस घर में इतना आराम और सुकून है। पूजा सोफे में बैठी हुई उधेड़ बुन में खोई हुई थी। तभी डोरबेल बजी और जीजाजी ऑफिस से आ गए। दीदी अभी कोचिंग क्लासेस पढ़ा रही थी। जीजाजी फ्रेश होकर चाय बनाने लगे। लाइए जीजू, मैं बना देती हूँ। नहीं राजकुमारी साहिबा, आप तो शीश महल के लिए बनी हैं।
आप पर ये छोटे मोटे काम शोभा नहीं देते क्या जीजा जी? आप भी ना। तभी दीदी पीछे से आईं और बोली, राम बचाए मेरी बहन को ऐसे शीश महलों से। तीनों मुस्कुराने लगे। पूजा ने सबके लिए चाय बनाई और सब एक साथ बालकनी में बैठकर शाम की चाय का आनंद लेने लगे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।